बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ईद से पहले जो है वो हमने नज़रिया पाकिस्तान का लेसन शुरू किया हुआ था और उसकी हमने आधी तशरीह जो है वो कर ली थी। आज जो हमने आगे से पढ़ना है वो यहाँ से है। यहाँ से समझ लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की दो बुनियादें हैं। दुनिया की तश्कील की यानी दुनिया को बनाने की दो बुनियादें रखी गई और वो दो बुनियादें कौन सी हैं? एक वो जो मगरबी मुफक्करीन ने कायम की है, दूसरी वो जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की हुई है। अहले मगरिब यानी यूरोप के लोग जो हैं ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वसअत पैदा करके कौमियत की बुनियादी जगराफियाई हदूद पर इस्तवार की यानी मजबूत कर दी और कहा कि कौम वतन से बनती है। इस नज़रिए की वजह से दुनिया के इंसानों के दरमियान तबाही का जो दरवाज़ा खुला वो दो आलमी जंगों के होने से बखूबी ज़ाहिर है। यानी इसका हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आलमी जंगें यानी जो बड़ी जंगें दो हुई थी वहाँ से कितना नुकसान जो है वो हुआ था। ये वतनी कौमियत ही की बुनियाद पर लड़ी गई थी और ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में तो बिल्कुल ही नाकाम थी, क्योंकि जनूबी एशिया के मुसलमान इस नज़रिए के तहत एक मजबूरन अक़लियत बन गए थे यानी किसी आबादी का छोटा गिरोह, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में कायम हो जाना। कौमियत की दूसरी बुनियाद कौन सी है? तो कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलत इस्लामिया की तश्कील करते वक्त कायम फरमाई और जो मगरिब के तसव्वुर कौमियत से जुदा है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया, अपनी मिलत पर क्यास अक़वाम मगरिब से ना कर, कि अपनी मिलत का तसव्वुर जो है वो मगरिब की कौमों पर नहीं करना चाहिए। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए तरकीब बताई वो हमारे लिए ख़ास है। इनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हसार यानी हमारे मुल्को नसब पर जो है ये गड़ी हुई है। क़ुव्वत मज़हब से है मुस्तहकिम जमीयत तेरी यानी जो दीन इस्लाम है, हमारा मज़हब इस्लाम है, वही हमारे लिए जो है वो मज़बूत तरीन है। मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है। नज़रिया क्या है? दो कौमी नज़रिया जो आप लोगों ने पढ़ा तो वो यही है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर है, उसमें किसी किस्म का कोई भी इम्तियाज़ जो है वो कायम नहीं है। तो यहाँ पर भी मुसलमानों की जो कौमियत नज़रियाती कौमियत है वो सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है। यानी ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक नज़रिए, एक अक़ीदे, एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई और इस नज़रियाती पहलू को नुमायाँ करने के लिए इसे मिल्लत कहा गया है। ऐसी नज़रियाती कौमियत में हर नस्ल, हर रंग और हर जगराफियाई खित्ते के लोगों के लिए जगह होती है और हकीकत यह है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को, जिनमें हर नस्ल, हर रंग और मुख्तलिफ़ जगराफी खित्तों के लोग शामिल थे, एक ऐसी कौम के मातहत अक़लियत बनकर रहना मंजूर ना था। यानी ऐसे छोटी छोटी आबादी बनकर रहना मंजूर ना था जो इस्लामी कौमियत के बरक्स ज़ात पात, छूत छात और बुत परस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई हो। यानी वो हिंदुओं के साथ जो है वो किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रख के ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते थे। चनाचा इन्होंने अपनी जुदागाना कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर अपने लिए एक जुदागाना वतन का मुतालबा किया, जिसमें वो अपने अक़ीदे और नज़रिया ज़िंदगी, अपने तर्ज़ मुआशरत अपनी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें और एक मुसलमान की हैसियत से दौर जदीद के चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तक़बिल को संवार सकें। हमें इस बात को भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान में इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का तसव्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। अख़ुव्वत, मसावात, अदल, दयानत, खुदा तरसी, इंसानी हमदर्दी और अज़मत किरदार के बग़ैर नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ नहीं हो सकता। यानी खुदा के खौफ, अख़ुव्वत व भाईचारा, इंसाफ, अदल, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने के बग़ैर जो है वो इंसान को कभी भी नज़रिया पाकिस्तान को जो है वो कभी भी तरक्की हासिल नहीं हो सकती। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद सिर्फ़ एक हुकूमत कायम करना नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें एशिया और अफ्रीका में पहले से मौजूद थी। नज़रिया पाकिस्तान का जो असल मकसद था वो इस्लामी असूलों की तरोीज व इशाअत करना था और अहले आलम के लिए मिसाली ममलकत का नमूना फ़राहम करना था। पाकिस्तान कायम करने का फ़ैसला हिंदुओं को बहुत नागवार गुज़रा। इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये ममलकत कायम ना होने पाए और इनके पास दौलत और ताकत थी। जनूबी एशिया में इनकी
اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پیہم کی وجہ سے، عمل پیہم کیا ہے کہ لگاتار مسلسل کوشش کرتے رہنا کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے، اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے، اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم یعنی زیادہ مضبوط اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آپ کی نظریہ پاکستان کی کہانی۔ آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، اور ساتھ آپ نے جو ہے وہ اس تفہیم عبارت جو ہے وہ کرنی ہے، اور تفہیم عبارت کون سی آپ نے کرنی ہے؟ 16 والی۔ یہ سچ ہے کہ قوم میں قحط انسان نہیں، قوم کے ہیں سب افراد یکساں، یہ والی آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ اب خود کرنی ہے آپ نے۔ اوکے، اللہ حافظ۔